हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज क्लासेस हाजीपुर पे स्वागत है। चलिए आज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन, कुछ टॉपिक हम लोग डील करते हैं। तो चलिए, करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी देने जा रहे हों, चाहे आप बीपीएससी का सिविल सेवा का 70वीं देने जा रहे हों पीटी, या फिर आप बीपीएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले टीचर एग्ज़ाम देने जा रहे हों, या फिर बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देना हो, या बिहार एसएससी द्वारा आयोजित किए जाने वाले इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, या फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हों। तमाम तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करना अगर है तो आपको, तो इस तरह के वीडियो को आप ज़रूर देखें। चलिए आज हम चर्चा शुरू करते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि एक देश एक चुनाव का जो बात हो रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी देश में कई लेवल पे चुनाव कराए जाते हैं और इन सभी लेवल के चुनाव में अलग अलग खर्च होते हैं। तो इन सब खर्च को कम करने के लिए वर्तमान केंद्र सरकार की एक पहल है, एक योजना है कि पूरे देश में एक बार में ही चुनाव, सभी स्तर के चुनाव करा लिए जाए। इस एक देश एक चुनाव में सरकार की जो प्लानिंग है वो पंचायत का चुनाव हो, या नगर निकाय के चुनाव हो, या लोकसभा के चुनाव हो, या विधानसभा के चुनाव हो, ये सभी तरह के चुनाव एक बार में ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएं। और इस दिशा में सरकार ने एक तेज़ी से कदम बढ़ा भी दिया है। और इस एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर रिपोर्ट देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी कर ली है सरकार ने। इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, और यह 8 सदस्यीय कमेटी है। इस समिति का गठन किया गया है 2 सितंबर 2023 को। तो 2 सितंबर 2023 को इस समिति का गठन किया जा चुका है और इस समिति के अध्यक्ष हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी हैं, और यह 8 सदस्यीय कमेटी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में चंद्रयान 3 हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच भी चुका है और वहां से हमें मैसेज भी भेज रहा है। उसके बाद बच्चों ये जानिए कि गगनयान मिशन अंतरिक्ष मिशन है और आदित्य L1 मिशन हमारा सूर्य के लिए मिशन है। इसी तरह से एक और मिशन हमारा लॉन्च होने वाला है, समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन बच्चों ये समुद्र में जाने के लिए है। समुद्र में 6000 मीटर की गहराई में ये पनडुब्बी हमारा समुद्रयान जाएगा और वहाँ पे संसाधनों की खोज करेगा। और ये समुद्रयान जो हमारा जो मिशन है ये 2026 में लॉन्च होने वाला है। फ्रेंड्स, कब लॉन्च होगा? 2026 में लॉन्च होने वाला है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक और बात, महत्वपूर्ण बात है, आप सभी लोग जानते हैं, फिर से आप समझ लीजिए कि चंद्रयान मिशन चंद्रमा के लिए है, आदित्य L1 मिशन सूर्य के लिए है, और गगनयान मिशन अंतरिक्ष के लिए है, और समुद्रयान मिशन समुद्र के लिए है। बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि गगनयान मिशन में 4 वैज्ञानिक मानव सहित अंतरिक्षयान हमारे जाएंगे अंतरिक्ष में, और उसी तरीके से समुद्रयान मिशन में हमारे 3 वैज्ञानिक इस समुद्रयान में के माध्यम से समुद्र की 6000 मीटर की गहराई पे पहुंच करके वहाँ के संसाधनों का पता लगाएंगे। ऐसा अनुमान है कि हमारे समुद्र के 6000 मीटर की गहराई में निकिल और कोबाल्ट के ढेर सारे खजाने पड़े हैं और अन्य भी खोज संभव है। चलिए तीसरा टॉपिक हमारा आज का है आप सभी लोग जानते हैं कि तीसरा टॉपिक है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची। विश्व विरासत स्थलों की सूची। दोस्तों, यूनेस्को एक वैश्विक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, जो पूरे विश्व के सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित स्थलों की सूची जारी करती है। अभी हाल ही में सितंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के 2 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है, और इसके बाद हमारा देश के 42 स्थल पूरे हो चुके हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी देश के कितने ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में दर्ज है, तो 42। दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए कि विश्व विरासत स्थल यूनेस्को जो जारी करती है वो कुल 3 प्रकार के स्थल होते हैं। एक होते हैं सांस्कृतिक स्थल, एक प्रकार का होता है सांस्कृतिक स्थल, दूसरा होता है प्राकृतिक स्थल,
और तीसरा होता है मिश्रित स्थल। तो बच्चों अभी हाल ही में जो 2 स्थल किए गए हैं वो सांस्कृतिक स्थल के रूप में। अब इस तरह से सांस्कृतिक स्थलों में जो लिस्ट वहाँ उसकी है लिस्ट यूनेस्को की, उसमें हमारे 34 साइट हैं और प्राकृतिक स्थल के रूप में 7 साइट हैं और मिश्रित में 1 साइट है। इस तरह से कुल 42 हो गए हैं। अब सवाल उठता है बच्चों कि अभी हाल ही में जो सांस्कृतिक स्थल के रूप में जो 2 स्थल शामिल किए गए हैं, एक हैं आपको शांति निकेतन और दूसरा है होयसल के पवित्र मंदिर समूह। यानी कि ये जो हाल ही में जो 2 स्थल शामिल किए गए हैं वो किस कैटेगरी में, तो सांस्कृतिक कैटेगरी में। और ये 2 स्थल कौन हैं, तो एक है शांति निकेतन आप जानते होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है, और दूसरा है होयसल का पवित्र मंदिर समूह। ये 2 स्थल जो हैं अभी हाल ही में सितंबर 2023 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची स्थलों में शामिल किया गया है। तो चलिए बच्चों, ये 3 करंट अफेयर्स हो गए। अब हम लोगों को चौथा करंट अफेयर्स पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप इसका हेडिंग है संसद का विशेष सत्र। बच्चों अभी आप जानते हैं कि हाल ही में 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाई गई थी और इस संसद के विशेष सत्र में नए संसद भवन में प्रवेश किया गया था। बच्चों ये संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर के लिए बुलाई गई थी और 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में ही सभी सांसदों ने बैठक की और इसके नेक्स्ट डे 19 सितंबर को भी सुबह में लोग पुराने संसद भवन में जुटे थे और 19 तारीख के सुबह में कुछ देर की मीटिंग के बाद 19 सितंबर को ही नए संसद भवन में सांसदों ने पैदल यात्रा करके प्रवेश किया था। इस तरह से हम कह सकते हैं पुराने संसद भवन की अंतिम बैठक 19 सितंबर को हुई और नए संसद भवन की पहली बैठक भी 19 सितंबर को ही हुई। और बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 19 सितंबर को पहली बैठक की जो कार्यवाही शुरू हुई है उसकी कार्यवाही की शुरुआत में ही यानी प्रथम कार्यवाही के रूप में महिला आरक्षण विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। 19 सितंबर को महिला आरक्षण विधेयक विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्तुत किया लोकसभा में और इस पर चर्चा हुई। 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हुआ और ये पारित हुआ 454-2 से। इस विधेयक को लोकसभा में पारित करते समय 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया ये 2 सदस्य असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के थे और इस तरह से ये 2 सांसदों ने विरोध किया है महिला आरक्षण विधेयक का लोकसभा में। अगले दिन 21 सितंबर को ये राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 21 सितंबर को ही राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और 21 सितंबर को ही ये पारित कर दिया गया। 214 उपस्थित सदस्यों ने यानी जो भी सदस्य उपस्थित थे राज्यसभा में उस दिन उन सभी सदस्यों ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी सहमति दी। इस तरीके से राज्यसभा से पारित हुआ 21 सितंबर को। बच्चों इसके बाद 29 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर किया है और इस तरह से महिला आरक्षण विधेयक जिसका नाम है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये नारी शक्ति बंधन विधेयक जो पारित हो चुका है और ये अधिनियम बन गया है। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में आया है और जब अधिनियम बना है तो इसका क्रम संख्या है 106वां, यानी कि 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में नारी शक्ति बंधन अधिनियम अधिसूचित किया जा चुका है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे विधेयक ऐसे होते हैं जो संसद से पूरी तरह पारित नहीं हो पाते हैं, इसलिए अभी जो संख्या आप देख रहे हैं 128वां संविधान संशोधन विधेयक और 106वां ये अधिनियम बना है। यानी अधिनियम के क्रम संख्या के बोलेंगे तो इसे 106 और संशोधन विधेयक के क्रम संख्या के हिसाब से बोलेंगे तो 128। बच्चों ये 27 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद ये विधेयक पारित हुआ है संसद से। सबसे पहले 1996 ईस्वी में तत्कालीन HD देवगौड़ा की सरकार ने इसे पारित करने का प्रयास किया था, लोकसभा में प्रस्तुत किया था, लेकिन ये पूरे अंजाम तक नहीं पहुंच पाया था। उस समय ये 81वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक उसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब बनी है तो उन्होंने कई बार प्रयास किया इसे पारित करने का, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार जब 2010 में ये प्रयास की तो उस समय 108वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित किया गया था, लेकिन ये विधेयक उस समय भी पूरी तरह से पारित नहीं हो पाया था। और इस तरह से वर्तमान केंद्र की सरकार NDA की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो गठित हैं उनकी सरकार ने पहल करते हुए नए संसद भवन का पहली कार्यवाही इसी विधेयक को प्रस्तुत करके किया और
इसे पारित भी किया जा चुका है। इस तरह से अब महिलाओं के आरक्षण का जो सपना था 33% लोकसभा में और विधानसभाओं में, ये पूरी हो चुकी है। लेकिन अब इसे लागू करने का जो टाइम है ये अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। हालांकि जब तक जनगणना नहीं हो जाती है और परिसमन नहीं हो जाता है तब तक इसे लागू करना संभव नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार के बयान भी आ चुके हैं और इस अधिनियम में ये बातें लिखी भी गई हैं कि इसे 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाएगा और विधानसभा में पहले 2026 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें लागू किया जा सकता है। बच्चों, ये महिला आरक्षण विधेयक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस विधेयक के द्वारा महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण मिलने का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। बच्चों, आज का ये चौथा टॉपिक था। अब पांचवें टॉपिक के रूप में आपको जान सकते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग जो जारी की गई है उसमें पूरे देश के 91 यूनिवर्सिटी उसमें शामिल किए गए हैं। 1904 यूनिवर्सिटी का वो लिस्ट जारी किया गया है 108 देशों के, और उसमें भारत के 91 यूनिवर्सिटी है और पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पे है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके का और पहला स्थान है। और भारत से जो 91 विश्वविद्यालय इस लिस्ट में शामिल हुए हैं उसमें सबसे पहला नाम है, सबसे ऊपर है मतलब IISc बेंगलुरु। तो इस तरह से बच्चों हमने आज 5 टॉपिक डील किया। ये पांचों टॉपिक आगे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सभी इस वीडियो को देख करके और लिख करके इसको प्रयास करेंगे। बच्चों, ये 5 टॉपिक का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाता है हमारा एक देश एक चुनाव। आप सभी जान गए हैं कि एक देश एक चुनाव पर एक रिपोर्ट देने के लिए एक कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी के अध्यक्ष है श्री रामनाथ कोविंद जी। ये 8 सदस्यीय कमेटी है, यानी अध्यक्ष सहित ही 8 सदस्य इसमें शामिल होंगे और इस समिति का गठन किया गया 2 सितंबर 2023 को। इसकी एक बैठक भी हो चुकी है। अब इस कमेटी को सुझाव देना है कि एक देश एक चुनाव कहाँ तक उचित है और इसे किस तरह से और कब लागू किया जा सकता है। इसके संबंध में जन प्रतिनिधित्व कानून क्या कहता है और अन्य कानून क्या कहता है, इन सब की बारीकियों से जांच करके इस कमेटी को सिफारिश देनी है। बच्चों, दूसरा टॉपिक हमारा है, आप जानते हैं समुद्रयान मिशन के बारे में। तो समुद्रयान मिशन जो है वो 2026 में लॉन्च होने वाला है। समुद्रयान मिशन समुद्र की गहराई में जाएगी और 6000 मीटर की गहराई पे जा करके समुद्र के संसाधनों का पता लगाएगी। बच्चों, ये मिशन 2026 में लॉन्च होगा। इसमें 3 वैज्ञानिक समुद्रयान के माध्यम से समुद्र की 6000 मीटर की गहराई पे पहुंचने वाले हैं। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा को लेकर है, सूर्य के लिए आदित्य 11 मिशन है और अंतरिक्ष में हमारा जो मानव मिशन है उसका नाम है गगनयान। अब एक समुद्र के लिए हमारा मिशन स्टार्ट हो रहा है, लॉन्च होने वाला है 2026 में, उसका नाम है समुद्रयान। गगनयान मिशन में हमारे 4 मानव वैज्ञानिक जाएंगे जिनकी ट्रेनिंग रूस में चल रही है। और बच्चों, समुद्रयान के माध्यम से हमारे 3 वैज्ञानिक समुद्र की गहराई में 6000 मीटर की गहराई में जाने वाले हैं। चौथा टॉपिक है आज का जो हमने पढ़ा आज, चौथा टॉपिक है संसद का विशेष सत्र। संसद का विशेष सत्र बच्चों, आज तक स्वतंत्रता के बाद कुल 9 बार विशेष सत्र आयोजित किए गए हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि संसद के 3 सत्र होते हैं और कम से कम 2 सत्र होने ज़रूरी होती है, यानी एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में अधिकतम 6 महीना का अंतर रहना ज़रूरी है। तो इन 3 जो सत्र होते हैं साल में, इसके अलावे भी जब कभी बहुत आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को पारित करना होता है तो इसके लिए विशेष सत्र बुलाई जाती है और आज तक 9 बार विशेष सत्र बुलाया गया है। इसी संदर्भ में 2023 में 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाई गई थी, जिसमें सबसे पहली कार्यवाही नए संसद भवन में जो हुई वो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये विधेयक के रूप में 128वां और अधिनियम के रूप में 106वां के रूप में दर्ज हो चुका है। बच्चों, 5वें टॉपिक जो आज हमने डील किया वो है हमारा टाइम की सूची। टाइम पत्रिका लंदन की पत्रिका है। ये टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की है 2024 की। इसमें पूरे वर्ल्ड भर में सबसे टॉप में है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके और इस लिस्ट में 1904 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें 108 देशों को शामिल किया गया है। 108 देशों के 1904 यूनिवर्सिटी को जगह मिली है, जिसमें इस पूरे लिस्ट में हमारे देश के 91 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं, जिनमें सबसे टॉप पे है IISc बेंगलुरु। बच्चों, आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा आपको, आप सब लोग कमेंट करके हमें बताएं और आगे भी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कैसा लगा और आगे आप क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या सुधार चाहते हैं हमारे क्लास में। इन सब बातों को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम इस पर काम करेंगे। बच्चों, ये क्लास आप वैसे सभी बच्चों के लिए है जो कहीं क्लास नहीं कर पा रहे हों और वो तैयारी करना चाहते हों एग्जामिनेशन की। बच्चों, तो ये सारे क्लास आप लोगों के लिए है। आप सब लोग इस क्लास
आप लोगों को ये कैसा क्लास लगा, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।